नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी। जो सैम्पल पेपर हमें गुजरात बोर्ड ने प्रोवाइड किया है उसका साइंस का सेक्शन ए और बी अपलोड हो चुका है, आपने देख लिया होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपको कोई भी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो 38 से लेकर 46 तक के हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये बच्चों देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से उनको हमें आंसर्स कैसे प्रेजेंट करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ओके, नेम द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन एनी वन विद द केमिकल इक्वेशन। तो चलिए, डिकम्पोजिशन का मतलब समझो बेटा। तो क्या होता है डिकम्पोजिशन, मतलब जो कंपाउंड बन चुका है उसको डी मतलब कि तोड़ना। ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ डिकम्पोजिशन। सो द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड, एक कंपाउंड को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ। अब हमारे पास 3 तरीके हैं कंपाउंड को तोड़ने के लिए। या तो आप हीट की मदद से तोड़ सकते हैं, या लाइट, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप उसको 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स के अंदर या प्रोडक्ट्स के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको अपन कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे मैंने कहा आपसे कि आप कंपाउंड को कोई भी 3 सेक्शंस के हिसाब से आप तोड़ सकते हैं, या तो हीट देकर, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर या तो फिर सनलाइट देकर। तो हमारे पास जब हम हीट देते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब कि थर्मल मतलब कि हीट, ठीक है, हीट प्रोवाइड करके। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब कि सनलाइट की मदद से अपन उसको तोड़ते हैं। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से उसको अपन ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है वो बता दो, नेम द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो बता दो, एक्सप्लेन एनी वन विद द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैं आपको तीनों एक्सप्लेन किए हुए हैं। देखो, बेसिकली मुझे नहीं पता कि किस बच्चे को कौन सा टर्म ज़्यादा इजी लगता है, तो मैंने ट्राई किया, तो मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप तीनों लर्न करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इनमें से पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे। नहीं तो आप अभी हाल फिलहाल के लिए कोई भी एक आपकी मर्जी है, आप लर्न कर सकते हैं। मैं तीनों आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो जैसे पहला आपको दिया हुआ है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल मैंने बताया हीट। ठीक है, तो आप मेनली इसका एग्जांपल देख लो। तो क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट को हम ट्राइंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक सिंगल कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है 2 प्रोडक्ट्स के अंदर। एक तो आ गया कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अपना स्टेटमेंट खुद लिख सकते हैं हम इसके अंदर। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ थर्मल एनर्जी और हीट। दैट्स इट, सब में यही आएगा, बट जो थर्मल एनर्जी अभी उसकी जगह अपन और कुछ वर्ड यूज करेंगे, डिपेंड अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक में अपन ने कवर किया है फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस। तो क्या हो जाएगा, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की मदद से, लाइट यहाँ पे क्या हो जाती है, सनलाइट हो जाती है। ठीक है, तो सनलाइट की मदद से हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं। तो AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड, उसको अपन तोड़ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। तो हमें मिलेगा, यहाँ पर एक्चुअली में ऐसे लिखना होता है 2AgCl, सनलाइट एरो के ऊपर आता है, और हमें मिलेगा 2Ag + Cl2। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक। अब ये हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जैसे पानी है, अब आप खुद देख लो। ओके, यहाँ मिस्टेक है, H2O आएगा, सिर्फ ये नहीं आएगा। ठीक है, जैसे पानी है तो पानी को अगर आप हीट दोगे तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि वेपर बन जाएगा। वेपर में भी हम H2O ही लिखते हैं, लिक्विड में भी हम H2O ही लिखते हैं। तो डिवाइड कैसे किया हमने H और O को तो अलग नहीं कर पाया ना। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिसको हीट वगैरह दो, ठीक है, तो वो अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर लेते हैं, लिक्विड से गैस में चले जाएंगे, बट वो टूटते नहीं है। तब हम उन टाइप के कंपाउंड्स को इलेक्ट्रिक करंट की मदद से तोड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे है कि हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिया और इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम इसको 2H2 और 2O2 के अंदर सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं। आप एग्जाम्पल लर्न कर लो, डेफिनेशन तो सब में सेम ही आ रहा है, बट वो इन द प्रेजेंस ऑफ के बाद जो भी है वो वर्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, डन, इजी। चलिए नेक्स्ट देखो बच्चों, मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आंसर दूं, ताकि आप एक बार रीड कर लो ना तो आपको समझ में आ जाए क्या करना है। ठीक है, तो आप खुद के भी स्टेटमेंट्स को फ्रेम कर सकते हैं। ज़्यादा मैंने टिपिकल वर्ड्स नहीं यूज़ किए हैं। नाउ 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज बताइए। ठीक है, अब 3 मार्क में है तो एक्चुअली 3 प्रॉपर्टीज से काम चल जाता, बट फिर भी मैंने सारे के सारे जो 4 प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास रहेगा फिजिकल नेचर।
अब फिजिकल होता है दिखाव में कैसा ना, देखने में कैसा लगता है आयोनिक कंपाउंड, तो सिंपल सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म। नमक याद कर लेना, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल हमारे घर का जो नमक है उसको आप याद कर लो, कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है ना, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। अब अपने घर पे तो क्या टूटा हुआ आता है तो इसका क्या हार्ड है, बट अगर आप पत्थर देखो ना सॉरी इसके नमक का, जब समुद्र से पत्थर निकाला जाता है तो आप उसको ऐसे नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है, काफी हार्ड रहता है। क्यों हार्ड रहता है, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, आज मैंने NaCl बोला तो Na क्या है, पॉजिटिव है, और Cl क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से इनको तोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। एंड ऑल्सो दे आर ब्रिटल इन नेचर, और वो हम लोग जब हथौड़े मारेंगे या क्या तो वो पीसेस में डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसे करके। मतलब आपने एक रॉक फॉर्म लिया NaCl का, उसको अपने हथौड़ा मारा तो वो 3-4 और रॉक्स में डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से पूरा कचुम्बर नहीं बन जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अन्य कंपाउंड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, हाई होती है, सिंपल, ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी, अब नमक सबसे ज्यादा किस पे जल्दी डिजॉल्व हो जाता है, पानी के अंदर, ठीक है। अपन घर की बातें करते रहते हैं अपन, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जैसे कि आप ना घर में ऑयल होता है, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, आप उसमें आप नमक डाल के देखो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इनको अपन कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व नहीं होता है। चौथा इसका प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड्स दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द सिंपल रीजन इज दैट कि इसके अंदर चार्ज होता है Na+ और Cl-। देखो मैं Na+ और Cl- का एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये हमारे घर पे पाया जाता है, तो आप इजीली इसको विजुअलाइज कर सकते हो। देयर आर मैनी सॉल्ट्स, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड बहुत सारे और भी होते हैं, बट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ Na+ एंड Cl-। तो Na+ और Cl- ऊपर चार्ज है, प्लस माइनस का स्पीशीज है, जहां पर प्लस माइनस चार्ज आया, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसके लिए ये इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। हाँ, बट एक कंडीशन है कि वो मोल्टन स्टेट में होने चाहिए, सॉलिड फॉर्म में आपको वो नहीं कंडक्ट करेंगे। आप एक कटोरी ले लो, उसके अंदर आप नमक भरपूर रख दो, 2 वायर लगा दो और एक छोटा सा LED लगाओ, नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि नमक सॉलिड फॉर्म में है। बट यहीं पर अगर उस कटोरी में आपने पानी भर दिया और आधा चम्मच भी नमक डाल दिया, ठीक है, पूरी तो माती नहीं कर रहे, आधा चम्मच भी नमक डाल दिया, फिर आप देखोगे छोटा सा LED जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो सिंपल, क्योंकि मोल्टन स्टेट में वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है कंपाउंड, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से ट्रैवल कर पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। कोरोजन से बचने के क्या क्या मेथड्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहला मेथड है गैल्वेनाइजेशन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आयरन की, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ आयरन पे ही एप्लीकेबल है, ध्यान दे देना, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन जो है बेसिकली जिंक की एक पतली सी लेयर, ओके, जिंक की एक पतली सी लेयर हम लोग आयरन के ऊपर लगा देते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, तो नीचे आयरन की जो लेयर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आयरन बहुत महंगा होता है, उसको बनाने में बहुत टाइम भी लगता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिंक की ऐसी लेयर लगा देते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन, सिंपल। चलिए सेकंड, अलॉइंग। अलॉइंग मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप 2 मेटल्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में मिक्स कर लेते हो, ठीक है, मिक्स कर लेते हो एक डिजायरेबल क्वालिटी पाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए उस प्रोसेस को हम कहते हैं अलॉय। जैसे आपके घर पे स्टील के बर्तन होते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली स्टील कोई एलिमेंट है ही नहीं, अगर आपको पीरियोडिक टेबल हल्की फुल्की भी ध्यान हो तो अपन बोलते हैं ना कि टिन एक है, कॉपर है, आयरन है ना, दीज आर द मेटल्स और द एलिमेंट्स। स्टील नाम का कोई भी एलिमेंट जो है वो टेबल में अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स की स्टील इज द अलॉय फॉर्म ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ठीक है। हम लोगों ने 2-3 मेटल्स या नॉन मेटल्स कंबाइन किए और उससे हमने स्टील निकाला, स्टील जिसमें चमक भी होनी चाहिए, कोरोजन भी नहीं हो, रस्टिंग भी नहीं हो, ड्यूरेबल भी हो, हीट भी कंडक्ट करे, मतलब इस सारी प्रॉपर्टीज को हमें जो चाहिए थी तो हमने खुद ने बनाई। तो दैट काइंड ऑफ द मिक्सिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज द अलॉइंग, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपको, बेटा अच्छे से देखना एग्जाम्पल क्या लिख रहा है। व्हेन आयरन इज अलॉयड विथ क्रोमियम एंड निकल, ठीक है। तो अगर हम आयरन को क्रोमियम निकल के साथ मिक्स कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्टेनलेस स्टील मिलेगा, ठीक है। अब ये स्टेनलेस स्टील कभी भी रस्ट नहीं होता है, ओके। फिर आता है पेंटिंग। अब देखो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। हम लोग घर में भी दिवाली वगैरह आती है ना, तो थोड़ी बहुत खिड़कियों के अगर उखड़ जाते हैं तो अपन लोग ब्लैक कलर की या ऐसे व्हाइट कलर की पेंट कर लेते हैं। तो पेंटिंग एंड आयरन इज अ वेरी इजी फॉर्म उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। अगेन ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग भी, आपकी साइकिल्स वगैरह पे भी आप ना कैस्टर ऑयल, ग्रीस ये सब लगवाते हो ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है आयरन से बनी होती है तो वो रस्ट ना लगे, ठीक है। तो ये दोनों तो बहुत ईजी है, आपको मेन इन दोनों पे थोड़ा सा स्टेटमेंट को फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 41।
What will happen if a plant is placed near the open window from where the sunlight was coming in the closed room? ठीक है, एक क्लोज रूम है, एक विंडो है, विंडो खुली हुई है, वहाँ से सन की लाइट आ रही है और बगल में हम लोगों ने विंडो के बिल्कुल ऑपोजिट में हम लोगों ने एक प्लांट को रखा हुआ है। तो क्या होगा प्लांट के साथ? देखो, इफ़ अ प्लांट इज प्लेस नियर द ओपन विंडो वेयर द सनलाइट वॉज कमिंग इन द क्लोज रूम, तो जो स्टेम होगा उसका, जो ऊपर का स्टेम ट्रंक पार्ट होता है, वो फाइनली ग्रो करेगा इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स द सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के डायरेक्शन में, क्योंकि प्लांट जो है जब तक वो सनलाइट नहीं मिली तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो वो सनलाइट को प्राप्त करने की कोशिश में वो बेंड हो जाता है और जिस डायरेक्शन में सनलाइट आती है उस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है प्लांट का, इसको अपन कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब सनलाइट, ट्रोपिज्म मतलब कि मूवमेंट। ठीक है, तो हमने क्या बोला? फोटोट्रोपिज्म। तो फोटो मतलब कि सनलाइट और ट्रोपिज्म मतलब कि मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से सनलाइट के फॉर्म में जब मूव करता है तो इसको अपन कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। ये क्यों होता है? देखो, क्योंकि सेल प्लांट को ग्रो करना है। ठीक है, ग्रो करने के लिए जो सेल डिवीजन चाहिए, उसके जो सेल्स हैं वो स्टेम के पार्ट पे बहुत ज़्यादा खूब मौजूद होते हैं। तो जब वो सन की लाइट से अवे होता है ना, ठीक है, तो वो फटाफट से रैपिडली ग्रो करते 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 सन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए सन की तरफ जो स्टेम है हमें वो झुका हुआ नजर आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हम लोगों से। What will happen if a plant growing in open field develops its stem upwards and roots inwards? बोला कि अगर हम लोग प्लांट को बाहर फील्ड में जब ग्रो करेंगे तो स्टेम ऊपर की तरफ जाएगा और रूट नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों होगा और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्टली हमसे वो पूछ रहे हैं। सो द ग्रोथ इन द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि सनलाइट तो हर जगह पे है। ठीक है, तो अभी स्टेम सीधा ग्रो कर रहा है, तो ये सीधा क्यों जा रहा है और रूट्स नीचे की तरफ क्यों जा रही है? ग्रेविटी होता है। तो यहाँ पे जनरली जो रूट्स होते हैं दे शो द पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जियो मतलब अर्थ। ठीक है, तो रूट्स क्या होते हैं? अर्थ के अंदर चलते जाते हैं, मतलब कि अब ग्रेविटी का काम क्या होता है? खींचना, और रूट्स उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो रूट्स ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहे हैं इसको अपन कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और स्टेम जो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ग्रेविटी का काम है खींचना, बट स्टेम ऊपर की तरफ जा रहा है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है, तो उसको अपन कहेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट जो है वो ग्रो होता है। इजी पीजी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। सो 42 क्या कह रही है हमसे? ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मैंने आपको डायग्राम दिया हुआ है, अच्छे से आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने बहुत इजी वाला डायग्राम दिया है जिसको आप देखकर बना सकते हैं। ठीक है, पर आपको इसका पार्ट बी क्या कह रहा है? डिफाइन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? देखो, तो प्लेसेंटा एक स्पेशल डिस्क लाइक टिश्यू होता है। ठीक है, जो मदर के यूटेरिन में, ठीक है, ये यूटेरस है ना बेटा, यूटेरस। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, तो मदर के यूटेरिन में ये एक तरीके का पूरा टिश्यू कवर्ड होता है जो कनेक्ट होता है फीटस के साथ। फीटस बोल दो या एम्ब्रॉय बोल दो, जो भी। ठीक है, मतलब कि बच्चे के साथ कनेक्ट होता है। ये प्लेसेंटा जो है वो अच्छा खासा एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पर बच्चा जो है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो मदर के ब्लड से बच्चे को मिलते हैं वो इजीली उसको ले पाता है और ग्रो कर पाता है। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा एक टाइप का स्पेशल टिश्यू है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा बाटी 43 नंबर क्या कह रहा है? ओके, एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बाय ड्राइंग द लेबल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो आपको डायग्राम तो मैंने दिया हुआ है अच्छे से। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो देखो बेटा, मैंने आपको पॉइंट्स में आंसर दिया ताकि आप इजीली लर्न कर पाओ। तो देखो, फ्लावर किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्लांट के अंदर जो होता है वो फ्लावर सेक्सुअल ऑर्गन होता है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसके अंदर अच्छा फिगर भी दिखते जाओ थोड़ा थोड़ा तो आपको आइडिया आता जाए। ठीक है, स्टेमन इज द मेल ऑर्गन एंड पिस्टिल इज द फीमेल ऑर्गन। देखो फिगर के अंदर ये रहा पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल क्या है? फीमेल ऑर्गन है। और ये क्या है? स्टेमन। ठीक है, स्टेमन क्या है? स्टेमन क्या है? मेल ऑर्गन है। ओके, अब स्टेमन के अंदर दो चीजें इंक्लूड है, एंथर और फिलामेंट, जबकि पिस्टिल के अंदर तीन चीजें इंक्लूड है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। चलिए अब देखते हैं हम लोग थर्ड स्टेटमेंट। स्टेमन कंटेन्स एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, जहाँ पे पोलन ग्रेन स्टोर्ड होते हैं, वाइल पिस्टिल कंटेन्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। थर्ड स्टेटमेंट क्लियर। चलो फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो फ्लावर्स जिसके अंदर स्टेमन और कार्पेल, कार्पल बोल दो या पिस्टिल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज़ के दो शब्द हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कार्पल भी बोल सकते हो या तो आप यहाँ पे पिस्टिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है।
तो वो फ्लावर जिसके अंदर स्टेमन और पिस्टिल एक साथ होते हैं उनको अपन कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, चलिए फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। स्टेमन क्या करता है बेटा, स्टेमन प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन्स या सेल, हाँ मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है, इसको हम कहेंगे पोलन ग्रेन्स। और पिस्टिल जो है वो फीमेल गैमेट मतलब कि ओव्यूल या एग जो है वो ओवरी के अंदर जनरेट करती है। देखो अब ओवरी ये रहा, ठीक है, ये रहा ओवरी और इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द ओव्यूल, ठीक है, तो यहाँ पे एग जनरेट होता है। अब क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो जो वो पहला सेल बनाने के लिए जो मेल गैमेट्स हैं पोलन ग्रेन्स के वो जाएंगे एग के पास, ठीक है, ओव्यूल के अंदर और फ्यूज हो जाएंगे मतलब मिक्स हो जाएंगे। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, पर एक्चुअली फ्यूज होने को अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पोलिनेशन क्या होता है ना, पोलिनेशन मतलब कि जब ये रहा फिगर देखो, ठीक है, तो जब बेसिकली पोलन ग्रेन्स जो होंगे, ठीक है, जैसे ये हुआ, ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आ गए, स्टिग्मा से पोलन के अंदर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे तो ये जो प्रोसीजर होगा पोलन ग्रेन्स का ट्यूब के साथ अंदर की तरफ जाना टुवर्ड्स द ओव्यूल, उसको अपन कहते हैं पोलिनेशन। फिर जब मेल गैमेट मतलब कि पोलन ग्रेन्स और फीमेल का जो ओवा जब वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो उसको अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो pollination is a transfer of pollen grains from anther to the male part of the flower to the stigma which is the female part of the flower. Fertilization जैसे मैंने कहा आपसे, ओके, तो fertilization of the egg cell by the pollen grains takes place. ये जो fertilized egg होगा वो आगे डेवलप होगा into the embryo मतलब बच्चे और सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जो पूरा का पूरा ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर, ठीक है। द सीड जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। अब ये सीड जो है वो जर्मिनेट होता है जब अपन मिट्टी में डालते हैं, पानी वानी टेम्परेचर जब उसके हिसाब से होता है तो एक नए प्लांट को जन्म देता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपको स्टेटमेंट्स के थ्रू मैंने अच्छे से बताया, तो आपको ईजी हो जाएगा पूरा आंसर लर्न करने में। समझ में आया ना अच्छे से, ठीक है। तो देखो पहले तो आपको ये याद करना है कि मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो रहता है एंथर और फिलामेंट, जिन दोनों को मिला के स्टेमन कहेंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो होंगे स्टाइल, सिग्मा और ओव्यूल या ओवरी, और इसको अपन कहेंगे पिस्टिल या कार्पल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि एंथर से पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ चलते जाएंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे पोलिनेशन। जब ये पोलन ग्रेन्स नीचे जो ओव्यूल है उसमें जो एग प्रेजेंट है उसके साथ जब वो फ्यूज हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन, तब जाके एक नया सेल बनेगा, इसको हम कहेंगे जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, उसके बाद सीड बनेगा, और इस सीड को अगर हम मिट्टी में डालते हैं और एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं उनको तो वो नए प्लांट के अंदर जर्मिनेट हो जाएगा या जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सार था, कंक्लूजन था पूरे आंसर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रही है हमसे। ये कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके ये 3 नहीं है कुछ भी, प्रिंटिंग मिस्टेक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ 3 मीडियम्स आर शोन इन द टेबल, ठीक है, आपको दिया हुआ मीडियम ए बी सी, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.6, 1.8 और 1.5। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। वन रे पासिस फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, ठीक है, मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ, ये ए है और ये बी है, ठीक है। एक रे पास हो रही है ए से बी की तरफ और दूसरी रे पास हो रही है बी से सी की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से ये, इन विच ऑफ द अबव केसेस विल रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब जब ए से बी की तरफ जा रहे हैं और बी से सी की तरफ जा रहे हैं, इन दोनों में से किस केस में जो रे होगी वो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो देखो नॉर्मल तब बेंड होती है जब हम लोग रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आते हैं, ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ। जब हम लोग जैसे ए अगर ये रेयर मीडियम है और बी डेंसर मीडियम है, जैसे हवा से पानी की तरफ रे आई है ना, तो एयर से डेंसर मीडियम की तरफ जब रे आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर। When a light travels from optically rarer medium to the optically denser medium, ठीक है, तो जब रेयर से डेंसर की मीडियम आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का ज़्यादा है ए से, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का ज़्यादा है ए से, इसका मतलब कि बी जो है देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का ज़्यादा है ए से, इसका मतलब बी जो है वो डेंसर मीडियम हुई और ए जो है वो रेयर मीडियम हुआ, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मल जो है वो कहाँ पे जाएगी, ए से बी की तरफ जाएगी, ठीक है। अगर आप बी और सी देखो तो सी जो है वो छोटा है बी से, ठीक है, मतलब कि सी क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया, तो फिर ये वाला बी टू सी वाला आंसर यहाँ पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द अबव केसेस विल द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम इंक्रीजेस, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट
लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में कब बढ़ेगी? देखो लाइट की स्पीड तब बढ़ती है जब रेयर मीडियम होता है, ठीक है। अब आप खुद देख लो, यहाँ पर खुद देख लो, और बहुत इजी है, आप खुद भी इसके अंदर दिमाग लगा सकते हो। मैंने क्या बोला, जब रेयर मीडियम होता है, और ये हमसे सेकंड मीडियम की बात कर रहा है। सेकंड मीडियम तो रेयर सी है ना, और बी जो है वो डेंसर मीडियम है, ठीक है। इसका मतलब बी से सी की तरफ जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ए और बी कैसे जा रहे हैं, ए तो रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, तो स्पीड कम हो जाएगी। हमें जाना है डेंसर टू रेयर, ठीक है। तो इसके लिए द स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू सी, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है, सी अपॉन एन, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। ओके, क्या कह रहा है 45 में हम लोगों को, ये हमसे कह रहे हैं ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस पे तो आपको मैंने इमेज दिया हुआ है, एफ पे जो है आपके सामने ही है, ठीक है। एफ पे हम लोगों ने ये रखा हुआ है, तो एक लाइन जो है यहाँ, एक रे जो है वो जा रही है, देखो, ठीक है। ये एफ पे रखा हुआ है, तो एक जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो फोकस से पास होगी, ठीक है। और दूसरी जो है वो सी से जा रही है, तो सी से वो आएगी। अब नीचे की तरफ दोनों मीट नहीं कर रही हैं, यहाँ वो मीट करेगी बहुत इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इमेज रेडी हो गया। स्टेट एनी टू कॉनकेव यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहली बात तो ये 16 हीटर्स में यूज़ किया जाता है ताकि सन की रेज जो है वो कॉन्सेंट्रेट एक जगह पे आ जाए, और जो भी पानी है, दाल वाल होगी, जो भी होगा वो बॉयल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा टूथ और हमारा माउथ बहुत छोटा है, तो वो इतना अंदर झांक के देखने लगते, तो दे आर यूजिंग द कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव मिरर, सॉरी, जिससे हमारी जो दांत वगैरह की इमेज होती है वो एक्सपांड हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना कि इमेज कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड, ओके डाउन। उसके अलावा दे आर यूजिंग द शेविंग मिरर्स, ठीक है। शेविंग मिरर्स की यूज़ ताकि थोड़ा फेस वाइट दिखे, तो जो छोटे छोटे बाल होंगे ना वो सारे सारे निकाल सकते हैं, वो अच्छे से शेव कर सकते हैं उसको। कोई भी 2 लिखने, मैंने आपको 3 बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, चलो देखते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट स्टडिंग द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। अच्छा, अब हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, ये ऑब्जर्वेशन कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने निकाला था, और वो एक्सपेरिमेंट में ऐसा था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन बताया हमें। पहला ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट द एमीटर रीडिंग, अब एमीटर क्या रीड करता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एमीटर रीड करेगा इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि ये हमें देखा जाए इलेक्ट्रिक करंट की रीडिंग बता रहा है। तो एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, ओके। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि अगर हम वायर को लंबा कर लेते हैं, मतलब ये वायर है, अब जितना ये है उतना और ज़्यादा लंबा कर लिया, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो हाफ हो जाएगा अगर हमने वायर की लेंथ लंबी कर दी तो, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन था, ये बनता है। दूसरा, एमीटर रीडिंग इंक्रीजेस, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा अगर हम लोग थिक वायर ले सेम लेंथ की, ठीक है। मतलब कि ये वायर है, अब ये वायर इतनी सी, अगर मैं इसकी मोटी वायर लूँ तो जितनी मोटी वायर लूँगी उतना इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। अब देखो, आप खुद सोचो, हमारी एसी की, रेफ्रिजरेटर की, गीजर की, इनकी वायर कितनी मोटी होती है ना, तो उसका बिल भी ज़्यादा ही आता है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बिल ज़्यादा आता है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। तो इन्होंने वही चीज़ बोला कि अगर हम थिक वायर लेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ओके। अगर हम लोग वायर की लेंथ डबल कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, ठीक है। चलो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, अ चेंज इन एम मीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व when a wire of different material of the same length and same cross section area is used, okay। अब ये कह रहा है कि अगर आप वायर, जैसे ये वाली है, ये वायर है, ठीक है। अब मैंने दूसरी वायर इसी ही लेंथ की, इतनी ही लेंथ की और इतनी चौड़ाई की मैंने ले ली, तो मुझे एम मीटर में होता है कि मुझे करंट में चेंज दिखेगा। दैट मीन्स की नेचर ऑफ मटीरियल है ना। तो अगर हमारा मटीरियल बदल जाता है, अगर हमारा मटीरियल बदल जाता है तो भी हमें करंट के अंदर रिफ्लेक्शन दिखेगा, कम ज़्यादा वो इन्होंने बोला नहीं है कि डिपेंड करता है अपन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, पर दिखेगा, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया। चलो अभी आगे और भी है, क्या है क्वेश्चन, स्टडी द अबव ऑब्जर्वेशंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमें ऑब्जर्वेशन देखना है, हमें आंसर देना है। अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको कह रहा है कि लेंथ जो है वो 2 मीटर है, length 2 meter and the resistance is 1 ohm, resistance is 1 ohm. Now if the length is increased by 3 meter, अगर length 3 मीटर हो जाती है तो resistance क्या होगा वो हमें निकालना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
2x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, तो x इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 2 आ गया, तो कितना आएगा 1.5 ओम। कितना हो गया 1.5 ओम, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बी। विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ निक्रोम वायर ऑफ द सेम लेंथ हैविंग एन एरिया इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर बी ग्रेटर और लेसर देन द निक्रोम हैविंग द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल रहा है, विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ निक्रोम वायर ऑफ द सेम लेंथ, निक्रोम वायर है, ठीक है, इसका लेंथ जो है वो हम लोग सेम ले लेते हैं, किससे, ठीक है, ऑफ एन एरिया ऑफ 3 मीटर पर स्क्वायर बी ग्रेटर और लेसर देन द निक्रोम वायर ऑफ द एरिया। मतलब निक्रोम वायर ली है, ठीक है, लेंथ सेम है, ठीक है, देखो निक्रोम वायर ली है उन्होंने और लेंथ सेम रखी है, एक ये लेंथ सेम है, बट एक वायर जो है वो मोटी है और एक वायर जो है वो पतली है। ठीक है, एक वायर का क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर स्क्वायर और एक वायर का क्रॉस सेक्शन जो है वो 3 मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है कि अब इनमें बता दो, इन दोनों के कंपैरिजन में हमें बता कि रेजिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दो अच्छे से, मैं क्या बोल रही हूँ, रेजिस्टेंस जो होता है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पर द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो देयरफॉर जो निक्रोम वायर जिसका एरिया 3 मीटर स्क्वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। ठीक है, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा कंपेयर टू द 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, मेन आंसर अपना यही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर इज R इज प्रोपोर्शनल टू L। मैं दोबारा लिख देती हूँ, R इज प्रोपोर्शनल टू द L, L इज द लेंथ, लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, अभी मैंने बताया R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और तीसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। ये एक्चुअली देखा जाए ना तो ऊपर वाले जो ऑब्जर्वेशन होने में से निकला अपना आंसर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, वायर डबल तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। करंट इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज, करंट डिक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप लोगों का जो सेक्शन सी है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया। ओके, सारे आंसर्स क्लियर हो गए। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहाँ पे हम लोग सेक्शन डी की बात करेंगे। सेक्शन सी इज ऑल अबाउट दिस वन एंड आई ट्राइड कि मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट आंसर्स दूँ। आप खुद देखिएगा, आप जिसको रीड करोगे यू विल गेट कि हाँ बहुत ईजी है, हम तो खुद भी इसको फ्रेम कर सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसके बाद मैं सोचूँ कि थोड़ा मार्वल वगैरह से भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट उठा के आपको मैं थोड़े से बताऊँ। तो एक बार भी एसेस खत्म कर लेते हैं, साइंस को एक ऐसे सैम्पल पर ख़त्म कर लें, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मार्वल पे भी मूव करेंगे। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करती जाऊँ जितना मुझसे फटाफट हो पाए। एंड आप बस अपनी लर्निंग पर अपने एग्जाम में फोकस कीजिए, मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।